नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के गिरगांव चौपाटी व्यूइंग डेक से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई को खूबसूरत बनाने की कड़ी में एक और तोहफा मुंबईकरों को मिल चुका है। आप देखें, मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास गिरगांव चौपाटी पर गिरगांव चौपाटी व्यूइंग डेक ये तैयार हुआ है, जहां से अरब सागर का ये जो मनोरम दृश्य है बिल्कुल सामने से करीब से लोग देख सकते हैं। 150 लोगों के यहाँ पर अंदर बैठने की व्यवस्था है, बेंचेस लगाए गए हैं और कुछ ही दिनों में बीएमसी द्वारा इसका उद्घाटन होगा। लेकिन उद्घाटन से पहले ये जो खूबसूरत दृश्य है वो हम आपको इस शो के ज़रिए दिखा रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन के बाद आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर शायद पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। तो चलिए, शो की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों से हम कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहाँ पर नया हमला हुआ है। ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर गोलियां चली हैं, अफरा तफरी का माहौल हर जगह पर नजर आया और फौरन ही आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया। न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशन में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में 16 लोग घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क के सिटी पुलिस कमिश्नर कीचन सुएल का कहना है कि 16 घायलों में 10 को गोलियां लगी हैं। उनमें 5 की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। उन्होंने कहा है कि अभी इसकी जांच आतंकवादी घटना के तौर पर नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा दिखी थी। इसके बाद जो हिंसा के आरोपी हैं उनके घर लगातार बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। इसी बीच एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोई भी दंगाई अगर फन उठाएगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। खरगोन शहर ने ऐसी सांप्रदायिक हिंसा पहले कभी नहीं देखी थी। इस हिंसा से डरे हुए कई परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं या अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं। शहर अब शांत है लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी है। प्रशासन ने दूसरे दिन भी कई घर और दुकानों को अवैध कहकर गिरा दिया। खरगोन का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। मध्य प्रदेश का जो निमाड़ का इलाका है वो इस वक्त दंगों की आग में झुलस रहा है। हम खरगोन पहुंच गए हैं और खरगोन में अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, ये बस स्टैंड का इलाका है और यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो जो अगर मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए, तो ये लजीज होटल है जिसको आज ढाया गया है। और इस तरह से लगभग 52, अगर मध्य प्रदेश में खरगोन और सेंधवा की बात करें तो लगभग 52 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान या घर हैं जिनको प्रशासन ने ये कहकर ढहा दिया है कि ये अवैध थे। हालांकि ये कार्रवाई ऐसे दंगों के बाद ही क्यों होती है, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। बहरहाल, जिन लोगों का नुकसान हुआ है सांप्रदायिक दंगों में, वहाँ से मैं यू टर्न आप ले सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों अगल बगल की जो दुकानें हैं वो भी कर्फ्यू में बंद हैं। तो जो सरकार ने ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया है, इसमें रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट जज शिव कुमार मिश्रा जी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं और रिटायर्ड सेक्रेटरी प्रभात पाराशर इसके बतौर सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय खरगोन में ही रहेगा। और यहाँ पर लोग जिनका नुकसान हुआ है वो अपने दावों के लिए क्लेम कर सकेंगे और 3 महीने में ही उनको अपने जो दावा राशि है उसके बारे में बताना होगा। वैसे शहर में जो दूध जैसी ज़रूरी सेवाएं हैं उनको भी आज कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर आपको पुलिस की मौजूदगी दिखेगी। खरगोन दंगे में अब तक 95 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पर 4 IPS स्तर के अधिकारी, 15 DSP, RAF की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। खरगोन दंगों में अब तक 24 FIR दर्ज की जा चुकी है। इसमें एक पक्ष के खिलाफ 22 तो दूसरे पक्ष पर 2 FIR दर्ज की गई है, जिसमें लोग लगभग 250 लोग शामिल हैं। कुछ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों पर भी अराजकता फैलाने के मामले में मामला दर्ज हुआ है और खुद जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कई अवैध निर्माणों को यहाँ पर ढहाया गया है। जो पत्थरबाज थे प्रशासन ने, लेकिन जब आज हमने इस विषय में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर एक संप्रदाय विशेष, एक समुदाय विशेष का नाम लिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी गलती है और जो दूसरे समुदाय ने जो भी किया है, तोड़फोड़ की है, ये प्रतिरक्षा में, आत्मरक्षा में किया गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर प्रशासन का रवैया ऐसा होगा तो कई लोग ये कह रहे हैं क्या ऐसे में न्याय की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बहरहाल
इस सारे शोर के बीच जब हम शहर के में घुस रहे थे तब एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, वो मेला भी बंद है। यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर में जो परीक्षाएं देने वाले बच्चे, परीक्षाओं में जिनको शामिल होना है, वो भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी परीक्षा भी स्थगित हो गई है। और शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, सारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रामनवमी के दिन जो जुलूस निकला था, जो शोभा यात्रा निकली थी, उस पर पथराव के बाद शहर में दंगों की स्थिति निर्मित हुई, खरगोन में और बड़वानी के सेंधवा में। और उसके बाद जो नुकसान हुआ है वो सोच से भी परे है। कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें खुद शहर के पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी भी हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। एक और 16 साल का लड़का है जो वेंटिलेटर पर था, और सेंधवा में भी जो थाना प्रभारी थे उनके भी सिर में चोट आई है। तो कई लोगों को चोट भी आई है, लगभग 1 दर्जन के आसपास पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। और जो कारोबारी नुकसान हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। खरगोन से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और सोमवार को पंजाब के अफसरों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर खासा विवाद हो गया है, क्योंकि इस मुलाकात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ही शामिल नहीं थे। कांग्रेस ने अब इसे आम आदमी पार्टी की वैसी सरकार करार दिया है जो कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलती है। पंजाब के विपक्षी दलों में गुस्सा है, इसे वे दिल्ली रिमोट कंट्रोल मॉडल बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर पंजाब के बिजली विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और बिजली सचिव के अलावा दूसरे अफसर भी मौजूद थे, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान या बिजली मंत्री इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ये गवर्नमेंट चंडीगढ़ से तो चल ही नहीं रही। इसमें चेंज सबसे बड़ी क्या आई है कि ये दिल्ली से गवर्न हो रही। केजरीवाल साहब ने 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया, पावर सेक्रेटरी को बुलाया, हमारे चेयरमैन जो है बिजली बोर्ड के उनको वहां बुलाया। और सबसे गंभीर बात क्या है कि उसमें पंजाब के ना मुख्यमंत्री थे ना पंजाब का कोई मंत्री था। पार्टी का चलना एक बात और होती है, ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह सबसे बुरा हो चुका है और केजरीवाल ने पंजाब को उम्मीद से पहले ही कब्जे में ले लिया है। केजरीवाल को इस आलोचना का जवाब देना बाकी है, लेकिन पंजाब के एक अहम मंत्री ने बैठक को सही बताया। कहा कि विपक्ष को पंजाब में रचनात्मक कदमों का समर्थन करना चाहिए। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ नहीं। ये पहली बार नहीं है जब हाल के दिनों में पंजाब में इस तरह का विवाद उठा है। पहले भी विपक्ष ने भगवंत मान को रबर स्टैंप मुख्यमंत्री करार दिया, जब पंजाब में कैबिनेट मंत्री तय किए जा रहे थे और जब आम आदमी पार्टी ने राज्य से राज्यसभा सांसदों के नाम दिए थे। विपक्ष का कहना है कि सरकार चलाने का ये मॉडल पंजाब की हैसियत कम करने वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अनौपचारिक तौर पर दिल्ली में रहकर पंजाब की सरकार चला रहे हैं। नीतिगत फैसलों के लिए सरकार का अपने पार्टी के आला हाईकमान से डिस्कस करना या कुछ मशवरे लेना तो अभी भी सियासत में जायज माना जाता है, लेकिन इस मामले को विपक्ष दूसरे राज्य की सीधी दखलंदाजी मानता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जमा पैसे के गबन का आरोप झेल रहे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से वो गायब बताए जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि उनके घर पर जब पुलिस समन देने पहुंची तो वो मौजूद नहीं थे। ऐसे में उनके घर के दरवाजे पर ही समन चिपकाकर पुलिस को लौटना पड़ा। वहीं मुलुंड की कुछ सड़कों पर भाग सोमैया भाग लिखा हुआ पाया गया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत ने 2 दिन पहले यह ट्वीट करते हुए लिखा था, भाग सोमैया भाग। मंगलवार को किसी ने किरीट सोमैया के घर के सामने की सड़क पर लिख दिया, भाग सोमैया भाग। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मामला आईएनएस विक्रांत युद्धपोत बचाने के नाम पर जमा पैसे के गबन का है। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम किरीट सोमैया के घर भी पहुंची, लेकिन वो मिले नहीं। पुलिस ने किरीट सोमैया और उनके बेटे को 13 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है।
गृह विभाग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किए हैं। अभी इसकी बाकी आगे की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी हमारे पुलिस के लोग करते रहेंगे और जैसे उनके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अकॉर्डिंगली जो कानून से बनती है वो कार्रवाई करेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि किरीट सोमैया जेट सिक्योरिटी के साथ कैसे गायब हो सकते हैं। बहरहाल किरीट सोमैया ने ट्वीट कर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है और एक बार फिर से खुद को निर्दोष बताया है। किरीट सोमैया ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर अग्रिम जमानत की मांग की है। 2 महीने में संजय राउत ने 7 आरोप लगाए, एक का भी एविडेंस नहीं। मुंबई पुलिस के पास एक कागज नहीं है। शिकायतकर्ता बोलता है कि संजय राउत के प्रेस स्टेटमेंट को लेकर हम आए। राउत साहब 17 दिसंबर 2013 को जब हम राष्ट्रपति जी को मिले थे, राज्यपाल के पास हम लोग गए थे, तब राष्ट्रपति जी के पास में शिवसेना के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में थे, तब भी हमने राष्ट्रपति जी को ये बात की थी। महाराष्ट्र में जारी केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में जब भी किसी नेता पर कोई कार्रवाई होती है तो वो उसे फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता है, तब उसके विरोधी नेता ये कहते नहीं थकते कि कानून अपना काम कर रहा है और जब कुछ गलत नहीं किया है तो डर काहे का। लेकिन जब खुद उस नेता पर उसी तरह की स्थिति बनती है तब वो आरोपों का सामना करने के बजाय खुद गायब हो जाता है, जैसे कि किरीट सोमैया गायब है। मुंबई से कैमरामैन अशोक माड़ी साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। गाजियाबाद में गौशाला के नजदीक लगी आग की वजह से 40 गायों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री ने गौशाला का दौरा किया और सूबे में सभी गौशालाओं के नजदीक बनी झुग्गियों को हटाने के आदेश दे दिए ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। सोमवार दोपहर को गाजियाबाद की झुग्गियों में लगी आग से गौशाला की करीब 40 गायों की मौत हो गई। गायों की मौत के बाद मंगलवार को पशुधन मंत्री मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच कराने की बात कही। गौशाला संचालक का कहना है कि हमने नगर निगम इत्यादि में भी सूचना दी है ये झुग्गी झोपड़ियों को संबंध में, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया है, तो इसको हम जांच कराएंगे। जांच के उपरांत जो भी सूचना मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई। ऐसी घटनाएं फिर ना उनकी पुनरावृत्ति हो, तो जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको दूर से हटाना और गौशालाओं में भी छप्पर इत्यादि पड़े हैं उनको हटवा देना, पानी का उचित प्रबंध कराना। हिंडन नदी के किनारे बनी इस गौशाला के बगल में दर्जनों झुग्गी झोपड़ियां थीं, जहां प्लास्टिक का कचरा जमा था। सोमवार दोपहर आग लगी और देखते ही देखते इस गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया। उस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा गायें थीं। सबसे पहले जो आग है वो इस खाली प्लॉट में तमाम सारी दर्जनों झुग्गियाँ यहाँ पर थीं, सबसे पहले उनमें आग लगी और उसके बाद में इस झुग्गी में तमाम सारा कबाड़ था, तो अचानक प्लास्टिक के कबाड़ में आग लगने के चलते जस्ट इसके बगल में इस जगह पर गौशाला थे और तुरंत गौशाला को आग ने अपने चपेट में ले लिया। उस वक्त यहाँ पर 2 नौकर मौजूद थे। जब तक वो गायों को खोलें आग इतनी तेज़ी के साथ में फैली कि करीब 40 गाय जो है उनकी जलने से मौत हो चुकी है और 20 से 25 गाय घायल हैं। गौशाला संचालक का कहना है कि झुग्गी झोपड़ी में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा होने की शिकायत निगम से कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये धमकी भी मुझे अभी थोड़े दिन पहले मिली थी, 15 दिन के लिए तेरे को जान से मार दिया जाएगा और तेरी गौशाला को नष्ट कर दूंगा। विवाद ये था कि यहाँ पर ये कबाड़ा डाल रहे थे। कबाड़े का हमने विवरण करा कि यहाँ पे हमें निकलने में दिक्कत हो रही थी और जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी दिक्कत हो रही थी। इसके पीछे ये कार्रवाई की गई है और इसकी वजह से आग मेरी गौशाला में पहुंची, जिसके अंदर 40 गायें मेरी खत्म हो चुकी हैं। बाकी गायों को बचाने में हम कामयाब रहे। 22-23 गायें घायल हो चुकी हैं जिनका इलाज करा रहे हैं। आग के चलते 3 दर्जन से ज्यादा गाय के मरने से गौ सेवकों में खासी नाराजगी है, लेकिन फिलहाल गौशाला पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन गौशालाओं की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। गाजियाबाद से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।